लास्ट क्लास हम लोग देखे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और देखे हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज म्यू इनटू एन, ये हम लोग देख चुके हैं। और ये भी देखे हैं कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट मे बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 to Fl, it will develop only when there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces of contact। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जितना डिस्कशन हम किए उसमें से फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिला। कोई ब्लॉक में यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पाँव के नीचे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? 0, बिकॉज आई एम नॉट स्लाइडिंग नॉर आई एम ट्राइंग टू स्लाइड। लेकिन अगर मैं दोनों पाँव को ऐसे करके खड़ा रहूंगा, दोनों पाँव का फिसलने का टेंडेंसी आया तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, है ना? अच्छा, तो अगर मैं खड़ा हूँ, मेरे पाँव पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, अगर मेरे को कोई खींच के लेने की कोशिश करेगा और मैं स्लाइड करते जाऊंगा तो मेरे पाँव पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। मान लो कि मैक्सिमम कितना है? इट इज मान लो 100 न्यूटन। तो किसी एक दूसरे केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है जो कि 0 से 100 के बीच में होगा? कितना होगा वो हमें मालूम नहीं है। इसको जानने के लिए हमें कुछ डिस्कशंस लेने पड़ेंगे। लेट अस सी द डिस्कशंस। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब इट ऑटोमेटिकली adjusts its magnitude and direction depending upon the applied force। अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करके ये ऑटोमेटिकली अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलता है। ये इसको आप नोट पॉइंट नंबर 5 या 6 बोल सकते हो। 6 यहाँ पे हुआ यूं कि मान लो कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, कोई एक रॉक सरफेस पे रखा है और इन दोनों के बीच में म्यू कितना है वो दिया गया है। अभी मैं अगर इसको एक फोर्स लगाऊंगा ऐसे, ये इधर फिसलने की कोशिश करेगा, मेरा फोर्स विल बिहेव एज अप्लाइड फोर्स। तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा डायरेक्शन में आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर मैं अपना फोर्स बदल के इधर ले आऊं, इधर से पुश करूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स तुरंत बदल जाएगा उल्टा डायरेक्शन में। तो हम देख रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फोर्स। अच्छा, इट आल्सो चेंजेस द मैग्नीट्यूड। चलो देखते हैं, विल सी इट थ्रू एन एग्जांपल। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है और ये ब्लॉक का मास है मान लो 4 kg। किसी एक सरफेस के ऊपर रखे हैं, जिस सरफेस के ऊपर द म्यू वैल्यू is coming out to be given something like 0.5। ठीक है, mu value can be something like 0.5। okay, now I apply a force here, I call this force as my applied force because the force is parallel to the surface of contact। कि frictional force will develop। यहाँ पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, the weight is 4g, the normal reaction is r, and there must be a frictional force acting in this direction। ठीक है, I call it frictional force। Here, what is limiting frictional force? That is maximum value of frictional force। कितना है? म्यू इंटू आर। सो आर कितना है यहाँ पर? ये देखो ये बॉडी रेस्ट में है, तो आर कितना हो गया? आर इज सेम एज 4g, है कि नहीं? तो हम कहेंगे 0.5 इंटू
40 हो गया 20 न्यूटन। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन हो सकता है। नाउ आई गो फॉर ए चेंज। सी I write some values of applied force and corresponding frictional force, limiting frictional force and frictional force and status of the body। थोड़ा ध्यान से देखना। फिर applied force is 0, no force is applied, no force is applied on the body। Is there any friction? No, it is not sliding, nor there is any tendency of sliding, no frictional force। FL, what can be the maximum frictional force? कितना हो सकता है? हो सकता है 20 न्यूटन मालूम। स्टेटस क्या है बॉडी का? रेस्ट में है। अगर मैं यहाँ पर कोई 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 20 न्यूटन तक बन सकता है, इट इज ऑपोजिशन टू स्लाइडिंग। ये 20 न्यूटन तक हमें अपोज कर सकता है, तो मेरा फोर्स इसको कहां मूव करवा पाएगा? मूव नहीं करवा पाएगा। बॉडी विल बी रेस्ट। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकता है? 20 न्यूटन। लेकिन अभी है इतना, ये है 5 न्यूटन और ये बॉडी अभी मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 20 न्यूटन तक हमें रोक सकता है। 5 न्यूटन दिया हूं, मूव नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 5 न्यूटन ही है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज 5 न्यूटन ओनली, क्योंकि 5 न्यूटन फोर्स को कैंसिल कर रहा है, इसलिए तो मूव नहीं कर रहा है कि नहीं? और ऐसे भी कह सकते हो, ये अभी रेस्ट में है, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा? ff इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो हम कहेंगे ये बन गया 5 न्यूटन। देखो, अगर इसको 5 न्यूटन की जगह मैं कर देता हूं 19 न्यूटन, ये 20 न्यूटन तक रोक सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 19 न्यूटन, क्योंकि अभी ये मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है तो सिग्मा fx is equal to 0, frictional force becomes 19 Newton। So you must be noticing that frictional force is a self-adjusting force। ये ऑटोमेटिकली अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स बदल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बदल रहा है ना? नाउ व्हेन आई मेक इट 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन तक रोक सकता है। ये अभी 20 न्यूटन हो जाएगा, ये 20 न्यूटन, ये भी 20 न्यूटन, पूरा बैलेंस हो गए। और ये 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 20 से थोड़ा सा भी ज्यादा कर लिया तो ये तो 20 न्यूटन पे ही रुक जाएगा। ये 20 न्यूटन पे रुक जाएगा और ये बॉडी चलने लगेगा, ये बॉडी चलने लगेगा। बॉडी स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग, स्लाइडिंग स्टार्ट्स, बॉडी स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? इतना जितना मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्लाइड कर रहा है ना। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20 न्यूटन। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो 20 न्यूटन। इफ आई मेक इट 25 न्यूटन, ये रह गया वही 20 पे, ये भी वही 20 पे, और बॉडी स्लाइड करने लगा। तो पहला केस में हम लोग क्या देखे? द बॉडी वाज एट रेस्ट। कब तक? जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम था। अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम था, बॉडी रेस्ट में था। और क्या था? और यहां पर क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, है कि नहीं? अच्छा, अगर आप दूसरे केस में देखेंगे, फिर अप्लाइड फोर्स इज 20 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज 20 न्यूटन, तो क्या कहेंगे? बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या है कंडीशन? अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स सब बराबर है, तो क्या कहेंगे? बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। अभी जस्ट मूव करने वाला है लेकिन मूव नहीं कर रहा है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिट पे आ गया है इक्विलिब्रियम का। थोड़ा सा भी 20.01 न्यूटन होगा, चलना शुरू, ठीक है ना? और ये हाल में दूसरा सिचुएशन भी है। अगर हम 20 न्यूटन दिए, ये भी 20 न्यूटन दिया, अब सब कुछ रेस्ट में, कोई आया थोड़ा सा इसको एक धक्का लगा दिया, कोई आया इसको एक धक्का लगा दिया इधर को, गिव्स ए स्मॉल किक,
अब उसके बाद क्या होगा, मेरा 20 न्यूटन, उसका 20 न्यूटन, नेट फोर्स बराबर है, नेट फोर्स 0 हो गया बिकॉज़ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। कोई एक धक्का दे चुका है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा। So at limiting equilibrium condition, the body can move with constant velocity. Either it will be at the verge of motion or it will move with constant velocity. ध्यान में रखना, ऐसा चीज को हम लोग लिस्ट आउट करेंगे। तीसरा केस में when my applied force is more than the limiting frictional force, body slides क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, क्योंकि मैं दे रहा हूं 25 न्यूटन, वो दे रहा है 20 न्यूटन, नेट फोर्स हो गया 5 न्यूटन का, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास, दिस बिकम्स द एक्सीलरेशन। ऐसा कब होता है, when applied force is more than limiting frictional force, when applied force is more than limiting frictional force। ध्यान से देख लो। What we conclude from this entire discussion, पहला हुआ, we can know the magnitude of frictional force। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था, पता करना मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। पहला हुआ, we can know the magnitude of frictional force from status of the body। कैसे, if body is at rest, frictional force is equal to, कोई बॉडी रेस्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड फोर्स, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड फोर्स। If a body is in motion, if a body is in motion, then क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, या तो वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में स्लाइड कर रहा है या फिर वो बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे बॉडी इज इन स्लाइडिंग मोशन, बेटर होगा लिखने में स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन। तो हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता था, कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है, देखो जब भी स्लाइड करता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता था, तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होता था। इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स वाज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स वाज इक्वल टू बोथ ऑफ देम, और इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता था, इट वाज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। So it is equal to limiting frictional force. Merely looking at the body, you can say what is the frictional force. कोई एक ब्लॉक किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे फिसलते हुए नीचे आ रहा है, वो फिसल रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज दिस। कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट में है, तो कितना है फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू F। अब ये भी हो सकता है कि आपको मालूम नहीं है कि बॉडी स्लाइड कर रहा है कि रेस्ट में, एक ब्लॉक को एक इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दिया गया, आगे नहीं बताया गया, वो फिसल गया कि रेस्ट में रहा, मतलब स्टेटस इज अननोन। उस केस में क्या करेंगे, इफ स्टेटस ऑफ बॉडी इज अननोन, तो फिर क्या करेंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा ध्यान से देखें, मालूम नहीं ये बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स ये होगा, मोशन में होगा तो ये होगा। अब मालूम नहीं है कि रेस्ट में है कि मोशन में, कैसे पता करें, थोड़ा अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे सारा डाटा को, तो देखोगे कि जब FA FL से कम था, when FA is less, frictional force is equal to FA, when FL is less, frictional force is equal to FL। मतलब क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द स्मॉलर वैल्यू
आउट ऑफ FA एंड FL क्या करना पड़ेगा आपको? FA निकालना पड़ेगा, FL निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दोनों में से कौन छोटा है। जो छोटा है वो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। अगर FA छोटा है तब बता सकते हो कि हाँ बॉडी रेस्ट में है। अगर FL छोटा है आप कहोगे कि बॉडी स्लाइड कर रहा है। सो तीन केस हो सकते हैं, या तो बॉडी रेस्ट में है, या स्लाइड कर रहा है, या फिर उसका स्टाटस हमें मालूम नहीं है। तीनों केस में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा हम लोग पता कर लिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहते हैं। We'll draw the variation of frictional force with applied force. Suppose हम कहेंगे कि कोई बॉडी के ऊपर आता हुआ फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर दिखाया गया है, अप्लाइड फोर्स इधर दिखाया गया है। When there is no applied force and the body is at rest, for a body at rest, variation of frictional force with applied force is shown. अब कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है का मतलब नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। हाँ, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। हो सकता है कि कोई बॉडी ऑलरेडी स्लाइड कर रहा है, वो तो चलता रहेगा ना, उसको एक्सटर्नल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, कोई अप्लाइड फोर्स की जरूरत नहीं है। सो फॉर दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल। इट इज एप्लीकेबल फॉर a body at rest, and we are trying to draw the variation of frictional force with applied force. सोचो क्या होगा, कोई बॉडी रेस्ट में है, अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन का हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन का हुआ, बराबर है, because the body is not moving. So as you go on increasing the applied force, frictional force also goes on increasing, but up to certain value only. What is that value? Mu into R, limiting value. उसके बाद applied force अगर आप बढ़ाओगे तो frictional force और नहीं बढ़ने वाला, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो डायग्राम should be like this. लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखोगे ये डायग्राम थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है। ये पार्ट को अभी मैं नजरअंदाज कर रहा हूं और इसको छोड़ रहा हूं, ये हुआ, ऐसे करके छोड़ दिए। आगे के डायग्राम सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा दब जाएगा। क्यों दब जाएगा? दैट सेपरेट आर्टिकल कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। तो वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विद अप्लाइड फोर्स अगर स्कूल एग्जाम में आया तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इतना किया, आगे वाला चीज समझाने के लिए नेसेसरी बैकग्राउंड नहीं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो क्या बता सकते हो, ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना होगा, ये एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा। So for a body at rest, variation of frictional force with applied force is a straight line passing through origin with slope 1. स्लोप कितना है? स्लोप is 1, ठीक है। ये चीज समझ में आया। ये उतना आसान चीज नहीं है जितना आसानी से समझ में आ गया। चलो इसको अभी हम लोग डिटेल्स में हजम करने की कोशिश करते हैं थ्रू वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। ओके, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, a chain of mass m and length L is kept on a horizontal table with 1/3 length hanging beyond the edge, hanging beyond the edge, ऐसे दिया गया है, ठीक है। अच्छा,
1/3 लेंथ हैंगिंग बियॉन्ड द एज। ऐसा हाल में पूछा गया है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन on table is 0.8 or mu is mu। Find frictional force on chain if it is at rest। Bit number 2, it is sliding। Bit number 3, mu is 0.2। Bit number 4, mu is 0.8। दो केस दे दिया है कि बॉडी रेस्ट में है और स्लाइड कर रहा है, बाकी दोनों केस में बॉडी का स्टार्टस हमें मालूम नहीं है। बताना है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी टेबल। ध्यान से देख लेना, फ्रिक्शन इज ए रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और जब कोई बॉडी रेस्ट में है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ रहा है, ये पार्ट का एनालिसिस आपकी स्कूल बुक में थोड़ा सा भी नहीं है। खाली वो स्लाइड करता हुआ बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं, तो जब भी फ्रिक्शनल फोर्स मुंह में आता है तुरंत म्यू आर डाल देते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब म्यू आर, क्योंकि बॉडी स्लाइड करता रहता है। तो काफी लोग सोचते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। नो, म्यू आर इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस। तो अभी ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्यूशन। कोई टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, टेबल के ऊपर कोई चेन रखा हुआ है, चेन रखा हुआ है और चेन का 1/3 लेंथ झूल रहा है L/3। ऑब्वियसली 2L/3 इज ऑन द टेबल। चेन का पूरा मास m है, तो L/3 का मास m/3 है। चलो पहले एक एक करके सारा चीज इसके बारे में देखते हैं। क्या व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन टेबल? नॉर्मल रिएक्शन ऑन टेबल, टेबल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या है? अरे जो वेट है, वेट का नॉर्मल रिएक्शन, जितना वेट है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होगा। वेट कितना है? ये m/3 है, ये 2m/3 है, क्योंकि पूरा मास m है। सो दैट इज इक्वल टू 2mg/3। जहां पर तकलीफ होगा आप लोग तुरंत ऑब्जेक्ट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारा कांसेप्ट कोई क्वेश्चन में भरने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा कोशिश नाकामयाब ना जाए। जहां भी तकलीफ होगा ये सारा रिपीट अगेन बोलना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया 2mg/3। व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स? द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंटैक्ट। एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऑफ कंटैक्ट। ये एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऑफ कंटैक्ट क्या है? मतलब इस डायरेक्शन में क्या फोर्स खींच रहा है? इसका वेट, इट इज नथिंग बट वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट। और वो कितना है? मास अगर m/3 है तो ये हो जाएगा mg/3 अप्लाइड फोर्स। ओ अप्लाइड फोर्स पे मिल गया। What can be limiting frictional force in this case? What can be maximum frictional force? It is mu r, that is 2 mu mg/3। ये बात है, ये डाटा हम निकाल लिए, हमको चाहिए नहीं था। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बीट नंबर 1 पे, चेन एट रेस्ट। चेन एट रेस्ट मतलब फ्रिक्शनल फोर्स सीधे सीधे अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अप्लाइड फोर्स क्या था? mg/3। पता चल गया, फ्रिक्शनल फोर्स इज mg/3। अगर चेन रेस्ट में है, फिसल नहीं रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज mg/3।
अगर चेन स्लाइड कर रहा है, चेन स्लाइड कर रहा है मतलब फिसल रहा है, फिसल रहा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू एफएल, एंड वो क्या है 2 म्यू mg by 3। हाँ, बीट नंबर 1 बीट नंबर 2 समझ में आ गया। तीसरा केस में दिया है कि म्यू इज 0.2, अब मालूम नहीं है रेस्ट में कि स्लाइड कर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे पता करेंगे। When mu is 0.2, what is limiting frictional force? mu के जगह 0.2 डाल दीजिए, mu के जगह 0.2 डाल दीजिए, 2 into 0.2 हो गया 0.4, that is 4/10, ये 4/10 तो 4/10 और 3 हो गया 4/30, that is 2/15, 2/15 लिख देता हूँ, कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। 0.2 into mg by 3 that is equal to 4/30, 2/15, 2/15 mg, तो ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अप्लाइड फोर्स तो mg by 3 है, mg by 3 को चाहे तो आप लिख सकते हो 5 mg by 15। अब कौन बड़ा है, fa बड़ा है, ये 5 mg by 15, ये 2 mg by 15, मतलब अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, द स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ द टू, दोनों में से छोटा कौन, Fl, तो आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स इज Fl, एंड हाउ मच दैट इज इक्वल टू 2 mg by 15, so the frictional force is 2 mg by 15। क्या सबको समझ में आ रहा है मेरा अप्रोच? Yes sir. वेरी गुड। नाउ बीट नंबर 4, बीट नंबर 4 में म्यू दिया है 0.8, म्यू दिया है 0.8, तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इज 0.8, तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ये 0.2 था तो ये हुआ 0.8 हुआ तो 4 गुना हो जाएगा, इट विल बी 8 mg by 15, सीधा सीधा लिख दिया। लेकिन अप्लाइड फोर्स तो वही रहा, अप्लाइड फोर्स को तो कोई बदल नहीं रहा, कितना था वो 5 mg by 15। अब छोटा कौन है, अप्लाइड फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स अभी छोटा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, दैट इज 5 mg by 15 लिख देता हूं। ठीक है, बीट नंबर 4 का आंसर यहां लिख देता हूं। तो क्या देख रहे हैं हम, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। क्या डिफरेंस, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स ये मिल गया, इस केस में ये मिल गया, क्योंकि म्यू बदल गया फ्रिक्शनल फोर्स बदल गया। ठीक है, क्या कंक्लूजन लेंगे हम, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब ये बॉडी रेस्ट में कि स्लाइड कर रहा है, when mu is equal to 0.2 the body is sliding, the body is sliding, and when mu is equal to 0.8 the chain is at rest, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स रोकने वाली फोर्स ज्यादा है। ठीक है ना, तो आप कहोगे चेन एट रेस्ट। दूसरे केस में चेन फिसल रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे निकालते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्या दिया है, कोई एक ब्लॉक m मास का रखा है किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे, फोर्स इन द फ्रिक्शन ऑन द सरफेस इज म्यू, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इफ इट इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो, इफ इट इज स्लाइडिंग डाउन, if m is 6 kg, theta is 30 degree, mu is 0.8, m is 6 kg, theta is 30 degree, mu is 0.2, दोनों ही केस में तीन चारों ही केस में हमको निकालना है। We start with the solution। पहले तो हमें अप्लाइड फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब की जरूरत है। अगर ये m है, इसका वेट का दो कंपोनेंट है, एक ऐसा होता है जो होता है mg cos थीटा,
आप लोग जानते हो ये mg sin थीटा, हियर इज ए नॉर्मल रिएक्शन ऑन इट, तो सब कुछ तो मालूम है। तो यहाँ पर व्हाट इज अप्लाइड फोर्स? द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, इट इज mg sin थीटा। क्या व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन? सिग्मा fy is equal to 0. This block cannot move in the direction of y axis, इधर मूव नहीं कर सकता, मतलब r is equal to mg cos थीटा। ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अप्लाइड फोर्स r मिल गया। What can be the limiting frictional force? That is the maximum frictional force that may exist between two surfaces, mu into r। ये भी समझ में आ गया। Now bit number 1, बीट नंबर 1 में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर ये बॉडी रेस्ट में है, ब्लॉक 8 रेस्ट, हाँ तो सोचना क्या है, बिना सोचे हम बता सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, हम समझ चुके हैं। और अप्लाइड फोर्स क्या था? mg sin थीटा। ओके, ब्लॉक स्लाइड्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज mu mg cos थीटा, mu to r, r था mg cos थीटा। नाउ r था mg cos थीटा, तो हो गया mu mg cos थीटा। बीट नंबर 3, अब मालूम नहीं है बॉडी रेस्ट में किस स्लाइड कर रहा है, चलो निकालते हैं अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स हो गया mg sin थीटा और दिया है 6 kg, g is 10, sin थीटा is sin 30 and that comes out to be ये 60/2 is 30 newtons। What is limiting frictional force? Limiting frictional force is mu mg cos थीटा, mu दिया गया है 0.8, so it is 0.8 into mg cos थीटा। 0.8 को 0.8 रखो, mg हो गया 6 into g, cos थीटा हो गया √3/2। तो ये कितना हो गया? √3/2, ये हो गया 6g 30, ये हो गया 30 और ये हो गया √3 into 8, 0.8 √3 is 1.7, 1.7 into this is coming out to be कितना हो गया? 1.7 ले लो इसको, √3 को 1.7 into 0.8 is 0.136 नहीं into 30, तो क्या दिख रहा है? ये 0.136 आया क्या? 1.7, ओह 1.36, सॉरी 1.36 into 30, हाँ ये तो बड़ा दिख रहा है। हम √3 को ले लिए 1.7 मल्टीप्लाई किए 1.36 into 30 which is obviously FL is more than FA, तो क्या होगा? बॉडी एट रेस्ट, क्योंकि अप्लाइड फोर्स इसको हिला नहीं सकता, ये तो FL न्यूटन फोर्स तो अपोज कर सकता है। तो क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज द स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ द टू, कितना? 30 न्यूटन, ठीक है ना। चौथा बीट में म्यू दिया है 0.2, तो FL क्या होगा? FA तो वही रहेगा, FA में कोई बदलाव नहीं है। FL क्या हो जाएगा? 0.2 mg cos थीटा, तो कितना हो जाएगा? दिस होल थिंग बाय 30, 1.36 जो था बाय 4 कर देते हैं, क्योंकि वो 0.8 था, अब 0.2 हुआ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और आप कैलकुलेट करके देखो, 4 में करो तो ये हो गया 3 and 4, 0.34 into 30, अरे वाह क्या मिला? लिमिटिंग वैल्यू इज लेस देन द अप्लाइड वैल्यू, मतलब क्या होगा? अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, रोक नहीं पाएगा फ्रिक्शन, बॉडी स्लाइड्स, और क्या होगा उसका? फ्रिक्शनल फोर्स दिस स्मॉलर वैल्यू, दोनों में से छोटा कौन है? ये, सो इट इज कमिंग आउट टू बी रफली अराउंड
10 न्यूटन. 0.33 into 30 is roughly around 10 न्यूटन. अब ये क्वेश्चन से पता चलेगा कौन कितने गहरे पानी में है. ट्राई कर लेना. यहाँ पर कोई एक ब्लॉक ऐसा रखा गया है और उसको कोई एक फोर्स प्रेस करके रखा है. ये F है और यहाँ पर म्यू का वैल्यू दिया है 0.5. ये सरफेस दोनों के बीच में. इसका मास दिया गया है 4 kg. फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी ब्लॉक. इफ सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 लाइन में आंसर हो जाएगा. F is equal to 100 न्यूटन. बिट नंबर 2. F is equal to 50 न्यूटन. Find acceleration of block if it slides. In any case, कोई भी केस में अगर ये बॉडी स्लाइड किया तो इसका एक्सीलरेशन निकालो. कितना सिंपल क्वेश्चन है. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. Let us see the solution now. यहाँ पर अगर हम ब्लॉक को देखेंगे तो ये ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स आप दे रखे हो और एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, एक वेट आ रहा होगा 4g. अच्छा, ये ब्लॉक सिग्मा Fx is equal to 0. ये ब्लॉक किसी भी हालत में ऐसे नहीं जा सकता. सिग्मा Fx is equal to 0 means this is equal to normal reaction. ठीक है. When F is equal to 100 Newton, bit number 1, the applied force is the force parallel to the surface of contact. Simran was confused last class. Parallel to the surface of contact क्या फोर्स है? 4g. तो हम कहेंगे applied force is 4g और 40 न्यूटन. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू आर. आर कितना है? आर तो एफ के बराबर है. तो हम कहेंगे म्यू कितना दिया है? म्यू दिया है 0.5 इंटू एफ. नहीं, एफ का वैल्यू दिया है 100 न्यूटन. तो कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 50 न्यूटन. ओ, अप्लाइड फोर्स तो इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है. तो बॉडी एट रेस्ट. बॉडी एट रेस्ट. ठीक है. अगर ये बॉडी एट रेस्ट है तो आप क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स इज स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ Fa एंड Fl. दोनों में से जो छोटा है वो फ्रिक्शनल फोर्स है. दोनों में से जो छोटा है वो फ्रिक्शनल फोर्स है. छोटा कौन? Fa. तो that is equal to Fa, that is equal to 40 Newton. Now when F is equal to 50 Newton, applied force तो weight ही है because that is what is parallel to the surface of contact. तो ये 40 Newton का है. ये तो फिक्स्ड है. और हम क्या देख रहे हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? म्यू इंटू आर, दैट इज म्यू इंटू ए, दैट इज 25 न्यूटन. व्हाई? बिकॉज़ म्यू इज गिवन 0.5. देखा क्या कि अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. बॉडी स्लाइड्स. अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ दिस टू इज 25 न्यूटन. फ्रिक्शनल फोर्स इज 25 न्यूटन. और ठीक है, अब पूछा है बॉडी स्लाइड कर रहा है तो एक्सीलरेशन बताओ. एक्सीलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स पे मास. अप्लाइड फोर्स माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास. अप्लाइड फोर्स इज 40 न्यूटन. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज 25 न्यूटन. दैट डिवाइडेड बाय मास. मास कितना था इसका? 4 kg. So it is 15
by 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दिया है? ऐसा एक अरेंजमेंट है, स्मॉल एम कैपिटल एम, दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, ये और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ2 है। ऊपर वाले ब्लॉक को कोई एक फोर्स F0 ढकेल रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। पूछा है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ग्राउंड इफ none of the blocks are moving, दोनों में से कोई मूव नहीं कर रहा है। बिट नंबर 2, only upper block is moving, खाली ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर रहा है। मान लो कि लोहे का स्लैब था, ऊपर छोटा सा वुडन ब्लॉक था, पुश करेंगे तो वही मूव कर जाएगा, ये मूव नहीं करेगा। बिट नंबर 3, if both blocks are sliding, both blocks are sliding, दोनों ब्लॉक स्लाइड कर रहे हैं। मतलब मान लो कि ये थर्मोकोल का स्लैब था, लोहे का ब्लॉक था, लोहे को ढकेलोगे उसके साथ साथ ये भी चलने लगेगा। आपको पूछा गया है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ग्राउंड इन ईच ऑफ दीज केसेस। फर्स्ट केस पूछा है नॉन ऑफ द ब्लॉक्स आर मूविंग, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। ऊपर वाला ब्लॉक, नीचे वाला ब्लॉक, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक है, ये नीचे वाले ब्लॉक है और ये ग्राउंड है। ठीक, ऊपर वाला ब्लॉक का अपना वेट है, उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स R1 है, वेट उसका M1G है। यहाँ पर हम F0 4 दे रखे हैं और ये मूव नहीं कर रहा है, फिर भी उसका तो मूव करने का टेंडेंसी है इधर को। क्यों मूव नहीं कर रहा है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। ये मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू F0। अच्छा, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर दिया कौन? ये ब्लॉक ने दिया। देयर बी इक्वल अपोजिट फोर्स, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? वही सेम फ्रिक्शनल फोर्स कितना? वही F0। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर आ रहा है तो इसको तो जाना चाहिए उधर, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे उसके ऊपर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोक रहा है। The tendency of this block is to slide in this direction, so here must be some frictional force जो कि उसको रोक रहा है, क्योंकि ये भी तो नहीं मूव कर रहा है। None of the blocks are moving, so this must be also equal to F0। ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर कौन दिया? ग्राउंड दिया, तो ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ F0 एंड हाउ मच शुड बी इक्वल टू F0। तो ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स हुआ F0 इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल फोर्स। नाउ यू कैन गो फॉर द सेकंड केस। सेकंड केस के लिए जगह है तो यहाँ पे करते हैं। सेकंड केस में ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, नीचे वाला ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स है F0 और मास इसका M1, तो उसका वेट होगा M1G और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा R, और R कितना होगा? आपको मालूम है कि R is equal to M1G, R is equal to M1G, लेकिन दिया है क्या कि ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। स्लाइड कर रहा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोक नहीं पा रहा है। रोक नहीं पा रहा है मतलब मैक्सिमम हो गया तब भी रोक नहीं पा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? μr। μr मतलब यहाँ पे म्यू तो μ1 था, so it is μ1 into r, let me call it r1, let me call it r1, तो म्यू into r1 हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू into r1 हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? ये कहाँ है कंफ्यूजन? ठीक है, ये mg है, इसको हम कहेंगे m1g, इसको हम कहेंगे r, तो ये हो गया μ1 into r1। कितना है? अब कितना है? μ1 r1 तो हम जानते हैं μ1g है, so this is equal to μ1 r1। तो ठीक है, ये जो μ1 r1 है, ये μ1 r1 कौन दिया इसके ऊपर? ये दिया नीचे वाला ब्लॉक। नीचे वाला ब्लॉक के ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा उल्टा, कितना? μ1 r1
मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको रोक लेता है। दिस मस्ट बी इक्वल टू एंड अपोजिट टू दिस। ये ब्लॉक इधर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स रोक दिया, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू μ1r1। ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर कौन दिया है, फ्लोर दिया है, तो फ्लोर के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, μ1r1 दैट इज μ1 m1g। r1 क्या था, m1g। so the frictional force on the floor is μ1 m1g। बिट नंबर 3 में दोनों स्लाइड कर रहे हैं, अब निचला वाला भी स्लाइड कर रहा है, तो तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन R2 कितना है, इसका वेट और इसका वेट, दोनों का वेट इट इज m प्लस m इंटू जी। और ये स्लाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा यहाँ पे वो कितना होगा, क्योंकि फोर्स तो इधर दे रखे हैं हम, तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, जो कि रोक नहीं पा रहा है, इसलिए दोनों जा रहे हैं, ये जा रहा है, ये जा रहा है, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, μ2r2। ये जो μ2r2 है, क्योंकि स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। r2 कितना है, m1g प्लस m2g, सॉरी m1g और mg, राइट, ऊपर वाला m1 नहीं था, ठीक है m1 m था तो m लगा mg, और ये mg, ये कैपिटल mg, तो r2 हो गया कैपिटल m प्लस 1 m into g। तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा, जितना ये इसके ऊपर देगा वो भी उसके ऊपर उतना ही देगा। ये श्री न्यूटन महाराज ने बोले हैं, क्या बोले, जितना देगा उतना पाएगा, μ2r2। सो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज μ2 टाइम्स m प्लस m into g। तीनों केस में फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फ्लोर आर डिफरेंट।